स्टूडेंट्स, दिशा आईएएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन की इस सीरीज के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों का। छात्रों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा था कि हमने यहाँ पर पाषाण काल के विभिन्न खंडों को सबसे पहले प्रारंभ किया। उसके साथ साथ हमने कुछ आपसे चर्चा की थी कि भारतीय इतिहास का अध्ययन आप कितने फेजेस में करेंगे और किन स्रोतों के आधार पर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि और आज हम इस चीज पर देख रहे हैं यहाँ पर नवपाषाण काल पर कि इस काल को मानव के जीवन में जिस प्रकार की प्रगति हुई है, मानव ने जिन नई चीजों की शुरुआत की है, उसके आधार पर कहते हैं हम क्रांति का काल। सबसे बड़ी बात जो आप ध्यान रखिएगा कि पहले दो काल यानी कि पुरापाषाण काल और इसके अलावा मध्यपाषाण काल में मानव प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोक्ता था। उसका मुख्य जीवन क्या था? हंटिंग करना, शिकार करना और इसके अलावा फूड गैदरिंग करना। लेकिन अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि मानव ने सबसे मुख्य चीज जो थी वो उत्पादक की श्रेणी में मानव आया। अब तक क्या था? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता से मानव उत्पादक की श्रेणी में आया और यहां पर मानव ने कृषि कार्य करना शुरू किया और इसके अलावा उसका स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ। अब तो रहित काल होगा ये। इसके अलावा भारत में मुख्य पाषाणिक स्थल कौन कौन से होंगे नवपाषाण काल के? तो कश्मीर का बुर्जहोम नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है। यहाँ का गुफकराल, इसी तरह से अब उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़, आज की तारीख में ये यहाँ पाकिस्तान में आता है। ठीक है, आसाम में कुछ सेंटर्स हैं और कुछ सेंटर्स हम अभी आपको बताएंगे जो यूपी बिहार से संबंधित हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि आपको वहां पर साइट्स दी जाएंगी, स्थल दिए जाएंगे और वो स्थल आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं कि ये पाषाण काल के किस खंड से संबंधित है। जैसे मान लीजिए आपको आदमगढ़ साइट दी गई, ठीक है, या मान लीजिए हमने कहा यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं गुफकराल साइट दी गई या बुर्जहोम साइट दी गई, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो साइट है वो पुरापाषाण काल से संबंधित है या मध्यपाषाण काल से संबंधित है या नवपाषाण काल से है। तो जब आप इन चीजों का अध्ययन कर रहे होंगे तो ध्यान से इसका अध्ययन करिएगा कि कौन सी साइट ऐसी है जो नवपाषाण काल से संबंधित है या पुरापाषाण काल से या मध्यपाषाण काल से संबंधित है। इन चीजों पर थोड़ा वर्क करने की आवश्यकता है। अब चलें, इस काल की मुख्य विशेषताएं क्या है? सबसे पहली चीज, मानव ने यहां पर कृषि का प्रारंभ किया। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन यहां पर प्रारंभ हुआ। अब सवाल ये हमारे पास है कि मानव ने जो कृषि का प्रारंभ किया होगा, क्या यह अचानक से हुआ या कोई इसका क्रम रहा होगा? तो निश्चित रूप से तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां तक है कि हम इसको मध्यपाषाण काल से जोड़ सकते हैं। किस प्रकार से? मध्यपाषाण काल में मानव ने पशुपालन का प्रारंभ किया और जो मानव नदी घाटियों के आसपास रह रहा था, हो सकता है शायद वहां पर कि मानव किसी प्रकार के जो जंगली प्रकार के अन्न के दाने हैं मानव यूज कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं गेहूं है या जौ है हमारे पास, तो वहां वो दाने कुछ ऐसी जगह पर गिर गए नदी घाटियों के क्षेत्र में जहां की मिट्टी भी थोड़ा सॉफ्ट है, मुलायम है और पशुओं के खुर से वो दब गए दाने। और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद उसमें अंकुरण आना शुरू हुआ। यहीं से ही मानव की सोच ये रही होगी कि अगर इन दानों को भूमि में डाला जाए तो कुछ समय के बाद यहां से फसल निकलती है। हो सकता है कि शायद जहां पशुओं के बाड़े रहे होंगे, नदी घाटियों का क्षेत्र रहा होगा, तो वहां से कृषि का प्रारंभ हुआ होगा। ये उससे एक जुड़ी हुई प्रक्रिया के रूप में हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर खाद्यान्न उत्पादन प्रारंभ हुआ। एक और बात, खाद्यान्न उत्पादन के साथ अगला जो क्रम होगा वो स्थायी जीवन होगा। जैसे आप देख रहे थे कि मानव की जो मुख्य एक्टिविटी थी पहले, वो क्या थी? हंटिंग करना था, शिकार करना था। और शिकार करने की तलाश में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। अब क्या हुआ? अब यहां पर मानव जो है वो कृषि का कार्य कर रहा है। कृषि आप जानते हैं कि भाई महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आपको एक स्थान पर रहना पड़ेगा। तो इसी कृषि से क्या होगा कि आपका जो जीवन है वो यहां पर स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर स्थायित्व की ओर, क्योंकि कुछ प्रारंभिक पर मृत भांड की आवश्यकता भी होगी। कारण भाई कृषि से जो आपने उत्पादन करा तो उस उत्पादन को आप कहीं ना कहीं कुछ अपने पास से रखोगे, बचाओगे और रखेंगे किसमें? तो मिट्टी के कुछ जो भी टेढ़े मेढ़े बर्तन इन्होंने बनाए होंगे, तो ये मृत भांड उससे जुड़ी हुई चीज हो गई। कृषि है तो अब जीवन हमारे पास कैसा हो जाएगा? यहाँ पर स्थायित्व प्रकार का जीवन हो जाएगा। तो पशुपालन से ही कृषि से संबंधित जानकारी हमारे पास है, इसी से ही मृत भांड और उसी से ही स्थायित्व।
ठीक है, तो आप ऐसे ही इनको पढ़ने की कोशिश करें, जहां तक कोशिश हो हर एक बिंदु को कोशिश करिए कि आप उसको कोरिलेट कर लिंक कर पढ़ें, क्योंकि जो यूपीएससी के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहां पर कहीं आपसे ये चीज नहीं होती है कि आपने कुछ चीजों को पढ़ा, ठीक है, और वो जो ज्ञान आपने पढ़ा है उसको क्वेश्चन में एज इट इज जाकर उतार दीजिए। आप ये देखिएगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जहां पर प्रश्न की जो आवश्यकता है वो प्रश्न की आवश्यकता है कि छात्र ने उसको समझा है या नहीं समझा। और आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 साल से जो प्रश्नों का प्रवृत्ति निकल कर आ रही है, वहां से किसी भी कोचिंग के नोट्स या फिर जो हमारे पाठ्य पुस्तकें हैं वो बहुत कम योगदान दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें जानकारी नहीं है, लेकिन उसी जानकारी से निकालकर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सोचने की आपको थोड़ी सी जरूरत है। तो जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उनको लिंक करिए आपस में, और ठीक है, कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करिए। अगली महत्वपूर्ण चीज, जो ये महत्वपूर्ण बातें थी ये तो चलिए हमारी हो गई। इसके अलावा अब हमने कहा भारत में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ, तो कृषि का प्रारंभ सबसे पहले कहां पर हुआ, तो इसकी जानकारी हमारे पास मिलती है कि सबसे पहले आपके पास मेहरगढ़ साइट है। मेहरगढ़ कहां पर आएगा, आज की तारीख में पाकिस्तान में आता है। यहां सबसे पहले कृषि कार्य करने की जानकारी मिलती है। तो बहुत ही सीधा सा प्रश्न आपके पास ये होगा कि नवपाषाण काल में कृषि से संबंधित जो प्राचीनतम स्थल यानी कि साइट है वो कहां है, वो है मेहरगढ़। ठीक है, एक जानकारी। दूसरी हमारे पास ये होगा, ध्यान दीजिएगा कि कृषि का जो प्रारंभ हुआ उसका समय कितना है, ये समय हमारे पास है 7000 BC। ठीक, यहां पर जो प्रारंभिक फसलें थी मानव द्वारा उपजाई गई वो कौन सी होंगी, तो हमारे पास गेहूं की जानकारी मिलती है, जौ की जानकारी मिलती है, बार्ली, इसके अलावा कपास की जानकारी हमारे पास मिलती है। तो गेहूं, जौ, कपास ये प्रारंभिक रूप से उत्पादन करने वाले प्रकार की फसलें थी। ठीक है, एक चीज, मेहरगढ़ से सबसे पहले कपास के साक्ष्य भी आपको मिले, इसका समय भी लगभग हमारे पास 7000 BC के आसपास है। ठीक है, तो नवपाषाण काल के उन कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के विषय में हम लोग देखते हैं जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कश्मीर के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, दो साइट्स हमारे पास महत्वपूर्ण है, एक है आपके पास गुफकराल और एक है बुरजौं। सबसे पहले आप देखेंगे कि कश्मीर की एक साइट हमारे पास कौन सी है, बुरजौं, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, और यहां से गर्तवास के साक्ष्य मिले। आप ये देखिएगा, ये प्रश्न कई बार आईएएस में, पीसीएस में पूछा जा चुका है। गर्तवास यानी मानव द्वारा कुछ गड्ढे बनाए गए भूमि के अंदर और उसमें रहने की जानकारी मिली। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ये कोई जगह है ना, और यहां पर इस तरह से नीचे की ओर ऐसे गहरे बनाए गए, और हो सकता है कि मानव इसमें उतरकर इस पॉइंट पर आकर अपने आप बस बैठ जाता होगा। क्यों? शायद हो सकता है कि जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, या हो सकता है कि मौसम से सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने किया होगा। तो गर्तवास की जानकारी हमारे पास कहां से मिली, बुरजौं से। ठीक है, एक और यही बुरजौं से एक और हमारे पास जानकारी है कि पालतू पशु को एक साथ मानव और उसके पालतू पशु को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। यानी कि सपोज आप ऐसे मान लीजिए कोई मानव है और उसका जो पशु है पालतू वो एक साथ दफनाए गए। अब ये आपके मन में स्वाभाविक से सवाल होगा कि भाई इसके पीछे की क्या थ्योरी हो सकती है, क्या कारण हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हम पाषाण काल का अध्ययन कर रहे हैं, और जैसा मैंने अपने बहुत पहले के एक वीडियो में आपको बताया था कि पाषाण काल हमारे पास आता है प्री हिस्ट्री के अंतर्गत, प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के लिए केवल आपके पास पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं होता। पुरातात्विक साक्ष्यों से उस कालखंड का हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। तो यहां भी आप उसी चीज को जोड़िएगा कि मानव के साथ अगर पशु को दफनाया गया तो आप ये भी कह सकते हैं भाई दोनों का एक लगाव होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले मानव की मृत्यु हुई या पहले पशु की हुई हो। बहरहाल ऐसी कोई भी चीज हमारे पास हो सकती है, ये तथ्यात्मक जानकारी है। ठीक है, एक और चीज, इसके अलावा यहाँ पर कुछ अस्थि निर्मित उपकरण यानी कि जो टूल्स होते हैं वो बोन से बने हुए टूल्स वो भी हमारे पास मिले हैं। यहाँ पर मृतभांड बनाने की भी जानकारी हमारे पास मिली है। और एक महत्वपूर्ण चीज हमारे पास होगी, उसको ध्यान दीजिएगा, वो हमारे पास होगा कि कश्मीर का दूसरा क्षेत्र है आपके पास गुफकराल, यहां से कुम्हारों की बस्ती के साक्ष्य मिले। यानी कि गुफकराल से एक ही जगह से बहुत सारी पॉटरीज जो होती हैं, मृतभांड जो होते हैं, उसके साइट्स जो है वहां से उसके टुकड़ों की जानकारी हमारे पास मिली है।
तो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई, कश्मीर के बुर्ज होम से आपको यहां पर गर्तवास की जानकारी मिली और गुफकराल से जानकारी किसके मिली, हमारे पास कुम्हारों की बस्ती के साक्ष्य। इसको आप जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, मानव स्थायी रूप से रह रहा था, ये तो हमने आपसे पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है। कुंभकारी का प्रचलन यानी कि जो मृदभांड बनाने का प्रचलन है वो नवपाषाण काल में हुआ, इसका डिस्कस आपसे हो चुका है। और कुछ घड़े, मटके, ऐसी कुछ जानकारी अलग अलग साइट से भी मिली है। जैसे आप देख रहे हैं घड़ा है, मटका है, ये हमें कोल्डीवा से जानकारी मिली, उत्तर प्रदेश में साइट हमारे पास है। महगड़ा से जानकारी हमारे पास मिली है इन चीजों की, यूपी में साइट आपके पास है। इसके अतिरिक्त बिहार में साइट है हमारे पास चिरांद, यहां से हड्डी के बने उपकरण मिले, ये भी ठीक ठाक है आपके पास। और आप देखिएगा क्या होगा, नेक्स्ट चीज हमारे पास जो होगी वो ये होगी कि एक साइट हमारे पास है कोल्डीवा, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा आपका। ये जो साइट होगी कोल्डीवा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां से, ठीक है। यहां से जानकारी मिली है कि नवपाषाण काल के लेटर फेज में, लेटर फेज से मतलब क्या होगा नवपाषाण काल का, कि जब नवपाषाण काल अपने उत्तरार्ध यानी कि अंत की ओर जा रहा होगा, तो यहां पर साइट है यूपी में है कोल्डीवा, तो कोल्डीवा से जानकारी मिली है यहां पर चावल की खेती की, ठीक है। ये जानकारी मिली जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। और चावल की खेती का समय है लगभग 6000 बीसी। और आप देखिएगा भारत में ये धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य हुआ। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से मिला, समय तक भी इसका पूछा गया है। तो ये साइट हमारे पास है कोल्डीवा और इसका समय कितना है 6000 बीसी, ठीक है। स्पष्ट है कि आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे दक्षिण भारत से भी कुछ जानकारी आपको नवपाषाण काल की मिली है। जैसे दक्षिण भारत में अगर हम बात करेंगे तो आप यहां पर देखिएगा कि दक्षिण भारत में इस जगह आप देखेंगे मास की साइट हमारे पास है, ब्रह्मगिरी है आपके पास में, ये देखेंगे आपको पता चल जाएगा। यहां पर देखिए, यहां दक्षिण भारत में मास्की है, ब्रह्मगिरी साइट हमारे पास है। इसके अलावा पिकली हल है, संगनकल्लूर हमारे पास है। तमिलनाडु में आप देखिएगा पैरमपल्ली साइट है। आंध्र प्रदेश में उतनूर की साइट आपके पास है। ये सब वो साइट्स आपके पास हैं जहां से आपको नवपाषाण काल की जानकारी मिली। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इस जगह पर कि ये साइट्स आपको याद होनी चाहिए कि नवपाषाण काल की कौन कौन सी साइट्स हैं। और यहां से अक्सर ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं सूची सुमेलित करने का, एक तरफ साइट और दूसरी तरफ उसका स्टेट। आप एक बार फिर देख लीजिए आप यहां पर, जैसे मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, पिकली हल, संगनकल्लूर, ठीक है। ये साइट्स कहां पर आपके पास हैं, ये हैं कर्नाटक में, ठीक है। देखेंगे आप यहां पर, ये देखिएगा यहां कौन कौन सी साइट्स हैं कर्नाटक में हमारे पास, आप देखना है यहां पर मास्की मेन साइट है, ठीक, ब्रह्मगिरी मेन साइट है आपके पास में, हलूर, ठीक, पिकली हल, संगनकल्लूर, ठीक ठाक साइट आपके पास है। तमिलनाडु में अगर हम जाएंगे तो तमिलनाडु में आप देखिएगा पय्यमपल्ली, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आप जाएंगे तो उतनूर साइट है आपके पास, महत्वपूर्ण साइट आपके पास है। तो 5-7 साइट जो महत्वपूर्ण है उनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक और बात हमारे पास आती है, कुछ पुस्तकों में आप पढ़ेंगे कि इस काल में मानव वस्त्रों के सिलने की प्रक्रिया से परिचित था, ठीक बात है। लेकिन आप थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिएगा इस जगह पर कि मानव सिलने की प्रक्रिया से परिचित है, वस्त्र सिलने की प्रक्रिया से परिचित नहीं है, ठीक है। ध्यान से, वस्त्र सिलने की प्रक्रिया से यहां पर मानव परिचित नहीं है। कारण क्या था, कारण हमारे पास यह था कि इस काल में मानव वस्त्र बनाना तो जानता ही नहीं था, क्योंकि वस्त्र की जो पहली जानकारी हमारे पास मिलती है वो तो आपको हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। फिर क्या चलता होगा, तो कुछ स्थानों से हमारे पास में हड्डी की बनी हुई सुई मिली, हड्डी की बनी हुई मोटी सुई, जैसे कि पेन का साइज होता है, ऐसी मिली। उससे संभवतः ऐसा रहा होगा कहीं ना कहीं कि मानव उसे वस्त्र के रूप में यूज करता होगा। जैसे पशुओं की खाल होती है तो उसको अपने अंग के चारों तरफ ढक लिया, तो उसे वस्त्र के रूप में प्रयोग कहीं ना कहीं किया होगा। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि सूती वस्त्र वगैरह की जानकारी नहीं है, ठीक है। और देखेंगे आगे क्या होगा, नॉर्मल। इसके अलावा हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो होगा, ये कुछ टूल्स के बारे में मैंने आपको यहां पे बताया है कि इस काल में भी मानव लगभग उसी वही टेक्नोलॉजी थी जो पहले था टूल्स यूज करने का, कि बड़े पत्थर हैं, किसी और पत्थर से उस पे चोट मारी गई और उससे फ्लेक निकाले गए,
ठीक है, इसके लिए आप मेरे एक पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपसे मध्य पाषाण काल के बारे में बात की है। तो फ्लेक टूल्स, ब्लेड टूल्स, ऑलरेडी वो जो चीजें हैं वो अब भी इसी काल में हमारे पास चल रही हैं। तो टूल्स पे कोई नई जानकारी नहीं है, जो पहले वाले टूल्स हैं वो और शार्प तरीके से हमारे पास यहां पर जा रहे हैं। तो ये जितनी जानकारी आपके पास थी ये थी नव पाषाण काल से संबंधित। ठीक है, अब हम